पर आपका स्वागत है। और आज थोड़ा फ्री थे तो ये कंपटीशन एकेडमी का दूसरा चैनल है, द गुरु एकेडमी के नाम से है। आज पेड बैच में कंपटीशन एकेडमी चैनल पर आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में आदिकाल आज प्रारंभ किया गया है। आदिकाल के तहत हम लोगों ने रासो काव्यधारा की बात कर ली है, रासो परंपरा की बात कर ली है। कल धार्मिक साहित्य के तहत जैन की बात की जाएगी, बौद्ध की बात की जाएगी, तो इन सब की बात कल हम लोग करेंगे। तो आज समय था, आज लाइव कक्षा नहीं थी, तो दूसरे वाले चैनल पर मैंने कहा कि चलो अकाल और उसके बाद जो नागार्जुन की कविता है इसी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दी जाती है। जो भी नए लोग हैं इस चैनल पर देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब प्रतिदिन आप लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आज बात जो हम करेंगे वो अकाल और उसके बाद कविता की बात करेंगे जो नागार्जुन की है। वैसे नागार्जुन जी की जो कविताएं हैं मैं आपको बता दूं, चाहे वो गुलाबी चूड़ियाँ हों, चाहे वो कालिदास कविता हो, अकाल और उसके बाद हो, खुरदरे पैर हो, शासन की बंदूक हो, मनुष्य हो, बादल को घिरते देखा है, ये सारी की सारी कविताएं एक एक करके अगर नागार्जुन मैंने शुरू किया तो नागार्जुन की एक एक कविताएं प्रतिदिन इस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अकाल और उसके बाद जो कविता है ये किसमें संकलित है, तो अगर आपको नहीं पता है तो लिख लें यहाँ पर, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है अकाल और उसके बाद कविता। यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, चित्र के माध्यम से यहाँ पर मैंने दिया है। वैसे नागार्जुन जी के बारे में आप जानते ही होंगे कि इनके पिता का नाम था गोकुल मिश्र, और माता का नाम क्या था, उमा देवी। जबकि नागार्जुन जी की जो पत्नी थी उनकी पत्नी का क्या नाम था, कितने लोगों को पता है, अपराजिता नाम था, अपराजिता। और नागार्जुन जी के बारे में तो आपको पता ही है, टीजीटी पीजीटी जैसी छोटी छोटी परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इनके बचपन का क्या नाम था, ढक्कन मिश्र नाम था, ठक्कन मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, ये इनके बचपन का नाम है। बाकी हिंदी में मैथिली उपनाम से कविताएं लिखते थे, जबकि मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। काशी में रहते हुए नागार्जुन जी वैदेह उपनाम से कविताएं लिखते थे। 1936 में सिंघल में विद्यालंकार परिवेण में ही इन्होंने अपना नागार्जुन नाम ग्रहण किया था। वैसे आपको तो ये पता है कि हिंदी में किस उपनाम से लिखते हैं, मैथिली में किस उपनाम से लिखते हैं, काशी में रहते हुए किस उपनाम से इन्होंने लिखा। अपने मित्रों के बीच में ये नागा बाबा के नाम से जाने जाते थे, लेकिन संस्कृत में किस उपनाम से इन्होंने लिखा है, इनके संस्कृत रचनाएं भी हैं, संस्कृत रचनाएं किस उपनाम से लिखा गया है। नागार्जुन जी ने संस्कृत में जितनी कविताएं लिखी हैं वह किस उपनाम से लिखी हैं। अब आप लोगों में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो भी बताइए, नहीं पता है तो सीधे आप कमेंट करिए, प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कीजिए कि नहीं पता है। और कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कल जो नागार्जुन जी की दूसरी कविता हम देंगे उसमें बताएंगे कि नागार्जुन जी संस्कृत में किस उपनाम से लिखते थे। बाकी इनका जो पहला संग्रह युगधारा है, खैर ये तो अकाल और उसके बाद कविता सतरंगे पंखवाली में संकलित है, लेकिन इनका जो पहला संग्रह युगधारा है जो 1953 में प्रकाशित हुआ, उसमें जितनी कविताएं आप देखेंगे वो सबके सको, पीड़ित और शोषित इन्हीं लोगों के प्रति कविताएं उसमें लिखा गया है। चाहे शोषित हों, पीड़ित हों, कृषक हों, उन्हीं के ऊपर कविताएं लिखा गया है। जो कल हम लोग बात करेंगे, एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं, एक और प्रश्न आपको दे देते हैं तो देखते हैं कितने लोग बताएंगे। बादल को घिरते देखा है,
बादल को घिरते देखा है कविता किस उपनाम से लिखा है नागार्जुन ने? बादल को घिरते देखा है, दो प्रश्न आप लोगों के लिए हो गया। बादल को घिरते देखा है किस उपनाम से लिखा गया है? नागार्जुन जी ने बादल को घिरते देखा है कविता किस उपनाम से लिखा है, जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया है, चित्र के माध्यम से मैंने दी है। वैसे नागार्जुन जी की जो कविताएं हैं उनका जो विषय वस्तु है वो सामाजिक यथार्थ है। कविता में वो अकाल के समय में जो अभावग्रस्त निम्न वर्गीय जीवन के का जो मार्मिक चित्र है उसे प्रस्तुत करते हैं। दो बंधों में ये पूरी कविताएं हैं, दो खंड में पूरी कविता है। 8 पंक्ति की कविता है। पहले खंड में 4 पंक्ति, दूसरे खंड में भी 4 पंक्ति है। तो पहला जो 4 पंक्तियां हैं उन 4 पंक्तियों में उन्होंने अकाल के समय घर की क्या स्थिति थी उसका वर्णन किया है, और अकाल में कई दिनों के बाद जब घर में खाना आता है तब उस समय का माहौल क्या था, लोगों के अंदर क्या आशा था, क्या खुशी थी, उसका जिक्र किया है। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यानी अकाल के बाद घर में अन्न न रहने की स्थिति में कई दिनों तक भोजन नहीं बना, कई दिनों तक भोजन नहीं बना, घर का पूरा वातावरण उदासीन बना रहा। भाई कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, सारी चीज़ें आप खुद सोचिए। अगर उदास पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं, इसका मतलब क्या है? उदासीनता है, वातावरण कैसा है? उदासीन है। तो नागार्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चूल्हे रो रहे हों, जैसे चूल्हे रो रहे हों। और इसी प्रकार घर की औरतें आटा पीसते समय गीत गाती रहती हैं, पर अन्न के अभाव में चक्की से आटा नहीं पीसा गया, इसलिए चक्की भी उदास या सूनी प्रतीत होती है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और जो आप देखेंगे ग्रामीण अंचल में अभी भी गांव में लोग कुत्ते पाले होते हैं, कुत्ते रहते हैं, वो पालतू कुत्ते होते हैं, घर में पड़े रहते हैं, जहाँ व्यक्ति सोता है वहाँ आसपास में रहते हैं। तो कानी कुतिया भी भोजन के न रहने की स्थिति में निरंतर गृह स्वामी के समीप सोती रही। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, यानी छिपकलियाँ घर की दीवारों पर कई दिनों तक चक्कर लगाती रहीं, उन्हें कीड़े मकोड़ों का आहार नहीं मिला। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो आगे कहा गया कि कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इसी तरीके से चूहे भी आहार न मिलने से लाचार बने रहे, और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तो सामाजिक विसंगति और विद्रूपता से जुड़ना और उसकी व्याख्या करना, यह प्रगतिशील कवियों का उद्देश्य रहा है। जो प्रगतिशील कवि हो रहे हैं उन प्रगतिशील कवियों का यह उद्देश्य रहा है कि वो सामाजिक विसंगति और विद्रूपता से जुड़े, उसको लोगों के बीच में रखें। और नागार्जुन अपनी कविताओं में दलित चेतना, सामाजिक विसंगति और विविध रंगों, यहाँ तक कि सूक्ष्मता के साथ, पूरी संपूर्णता के साथ इसका चित्रण करते हैं। और यही कारण है कि वह प्रगतिशील काव्यधारा में सबसे आगे खड़े दिखाई पड़ते हैं। ये कविता तो बहुत छोटी है, मात्र 8 पंक्ति की कविता है, लेकिन इसके भाव, विचारधारा, उद्देश्य विषयक जो शक्ति है वो बहुत ही विलक्षण है। खैर नागार्जुन जी से पहले भी संवत 1953 में जब अकाल पड़ा था, उस पर भारतेंदु जी ने भी लिखा था कि संवत 1953 में पड़ा हिंद में महाअकाल, घर घर फांके होने लगे, दर दर प्राणी फिरे बेहाल। तो भारतेंदु ने भी कहा है। लेकिन जहाँ तक इनके प्रगतिशीलता का सवाल है, अगली पंक्ति पर आने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इनकी जो भी रचनाएं हैं, जो भी उपन्यास हैं, जो भी कहानियां हैं, उसमें आप देखेंगे प्रगतिशीलता आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक विसंगतियों को दिखाया, जैसे आप लोगों को पता होगा रतिनाथ की चाची। आप जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस उपन्यास से आप परिचित होंगे रतिनाथ की चाची से।
रतिनाथ की चाची, नाम आपने सुना होगा, प्रकाशन वर्ष आपको याद होगा, किसका है यह भी याद होगा, लेकिन शायद इसकी कहानी या विषय वस्तु आपको ना पता हो। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं। रतिनाथ की चाची उपन्यास की मुख्य पात्र अगर देखें तो गौरी है। और इस रतिनाथ की चाची उपन्यास में एक विधवा के जीवन की त्रासदी को व्यक्त किया गया है और इसी गौरी को निजी व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर विधवा जीवन की त्रासदी दिखाया गया। भाई गौरी का जन्म तो एक दरिद्र कुल में हुआ था, लेकिन वैद्यनाथ झा कुलीन परिवार से थे। तो गौरी के पिता ने देखा कि वैद्यनाथ झा कुलीन परिवार से हैं और उसी को देखते हुए उन्होंने गौरी का विवाह कर दिया। लेकिन गौरी बहुत दिनों तक वैवाहिक जीवन का सुख नहीं ले पाई। गौरी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था उमानाथ और एक का नाम था प्रतिभा। पुत्र का नाम उमानाथ था और पुत्री का नाम प्रतिभा था। तो 2 इनकी संतानें थीं, तभी इनके पति का देहांत हो जाता है गौरी के। गौरी विधवा हो जाती हैं। गौरी का एक विधुर देवर भी है जिसका नाम है जयनाथ। जयनाथ को गौरी एक पुत्र के तरीके से मानती हैं, माँ के समान उसके साथ व्यवहार करती हैं। और उसके विधुर देवर का भी एक पुत्र है जिसका नाम है रतिनाथ। लेकिन समय बीतता जाता है, गौरी और विधुर जो देवर है ये सब एक ही परिवार में रहते हैं। पहले संयुक्त परिवार की प्रथा होती थी। गौरी देवर के साथ या जयनाथ के साथ माँ जैसा व्यवहार करती है, लेकिन समय बढ़ता गया आगे और देवर जो जयनाथ है, देवर इनका, वो गौरी को कामवासना का शिकार बना लेता है, जिससे वो गर्भवती हो जाती हैं। और फिर लोगों ने लांछन लगाया, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होती हैं, इस तरीके की वहाँ पर भावना व्यक्त की गई है। फिर चमारिन के वहाँ जाती हैं, पेट खाली करवा के आती हैं, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा ताने सुनने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कोई इनका नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका साथ देता है रतिनाथ। अंतिम संस्कार रतिनाथ ही करता है। और किस तरीके से इनका जीवन बीतता है ये सब पूरा रतिनाथ की चाची में बताया गया है, विधवा के जीवन को। ऐसे बलचनामा उपन्यास आपने सुना होगा, जिसमें एक गरीब खेतिहर मजदूर की त्रासद एक आत्मकथा है, कह सकते हैं। ऐसे इनका नई पौध उपन्यास, बाबा पटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, इमरतिया, पारो, गरीब दास, ये सब जितने उपन्यास हैं सब में विषय वस्तु, किसी में वेश्याओं के जीवन पर है, किसी में अनमेल विवाह को दिखाया गया, किसी में मठों के धार्मिक पाखंड को दिखाया गया। तो इस तरीके से इनकी रचनाओं में है। खैर, हम लोग कुछ आगे ही जा रहे थे, तो आगे देखते हैं। अगली जो 4 पंक्ति है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। तो यहाँ पर जो आखिरी पंक्ति है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, तो अंतिम जो ये 4 पंक्ति दी गई, इसमें मध्यवर्गीय जीवन सामान्य प्राकृतिक आपदा को नहीं झेल पाता और उसका अस्तित्व अन्न के कुछ टुकड़ों पर बना रहता है। तब अकाल के कई दिनों के बाद जब उसकी पूरी जीवनचर्या ही अवरुद्ध हो जाती है, जब कई दिनों के बाद दाना घर में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि घर की खुशियां लौट आती हैं, चहल पहल होने लगता है। और इस समय इस स्थिति का अत्यंत रोचक प्रस्तुत वर्णन इन छंदों के माध्यम से किया गया कि कई दिनों तक अभावग्रस्त दिनचर्या व्यतीत करने के बाद घर में अन्न लाया गया। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और फिर आगे क्या हुआ, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो जब अन्न घर में आता है, दाना घर में आता है, तो चूल्हे पर पुनः भोजन बन रहा है, आंगन के ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, सभी के नेत्रों में खुशी की चमक है और कौवा भी कई दिनों के बाद अपने पंख को उत्साहपूर्वक खुजला रहा है। तो यहाँ पर है क्या, एक आशा होती है लोगों के बीच में। और इसी आशा की बात अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद ने भी की है कामायनी में। कामायनी का जो आशा सर्ग है, कामायनी का जो आशा सर्ग है जयशंकर प्रसाद का, आप देखेंगे उन्होंने भी कहा है आशा सर्ग में कि यह क्या सुंदर स्वप्न सी झिलमिल,
यह क्या सुंदर नहीं सॉरी, यह क्या मधुर स्वप्न से झिलमिल, सदै हृदय में अधिक अधीर व्याकुलता भी व्यक्त हो रही, आशा बनकर प्राण समीर। तो यह आशा हमको जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी मिलता है। तो वही यहाँ पर आशा दिखाया गया है कि किस तरीके से लोगों में चहल पहल है, किस तरीके से लोगों में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वैसे इसी कविता के बाद में कई दिनों के बाद यानी अकाल के बाद इन्होंने एक कविता और लिखी है, एक कविता इन्होंने और लिखी है जो सतरंगे पंखों वाली में ही संकलित है। और उन्होंने लिखा है, गौर से सुने उन पंक्तियों को, यानी जब अकाल समाप्त हो जाता है पुनः खुशियाँ लौट आती हैं, गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले बहाल हो जाते हैं, हर टोले बहाल हो जाते हैं, खेत खलिहान बहाल हो जाते हैं। फिर उस पर उन्होंने कविता लिखा कि बहुत दिनों के बाद, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर है कई दिनों के बाद और उस कविता में है बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। 6 पंक्तियाँ हैं कि लिखा है उन्होंने कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। और फिर आगे कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद। और अंतिम पंक्ति लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोग गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर, बहुत दिनों के बाद। तो ये कविता उन्होंने लिखी है। खैर नागार्जुन जी की छोटी छोटी कविताएं ज़रूर हैं कुछ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागार्जुन जी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि नागार्जुन का यात्रा वृत्तांत क्या है। नागार्जुन का यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। नागार्जुन के यात्रा वृत्तांत का नाम आपको बताना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है कि नागार्जुन संस्कृत में किस उपनाम से लिखते थे। संस्कृत में किस उपनाम से लिखते थे, ये मैंने आप लोगों से पूछा है। इसके अलावा बादल को घिरते देखा है, किस उपनाम से इन्होंने कविता लिखी है। तो ये 3 प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा है। अब देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर भेजते हैं, कमेंट में बताते हैं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कैसा लगा। बाकी कल हम लोग फिर नागार्जुन की एक कविता लेकर आएंगे, उसकी व्याख्या इसी तरीके से करते हुए चलेंगे, लेकिन तब जब अपनी प्रतिक्रिया आप व्यक्त करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो उन्हें मिल सके। बाकी अगर और विस्तृत देखना चाहते हैं तो हमारे कंपटीशन एकेडमी के चैनल पर जाइए, जहां पर आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी, बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं वहां पर। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल।